हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजी क्लासेस। आई एम प्रिया जायसवाल। हम क्लास 6 की एनसीईआरटी जिसमें आज हम चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे। याद रखना, आपका एनसीईआरटी की एक नई सीरीज है। इसमें हम आपका 6, 7, 8 हिस्ट्री की जो ज्योग्राफी है उसको पढ़ चुके हैं। ओके, और आज हम नया सब्जेक्ट पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। इसमें हम आपका क्लास 6 की एनसीईआरटी को पहले पढ़ेंगे और यह सब्जेक्ट। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं हम पॉलिटी क्लास 6 की एनसीईआरटी, जिसमें आपका चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे। और चैप्टर 1 का नाम है आपका विविधता की समझ। ओके, आप इस सेंटेंस को सुने होंगे कि विविधता में एकता या अनेकता में एकता, है ना। आप इसको सुने होंगे। आप एक सेंटेंस से समझ सकते हैं कि यह पूरे भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक, भौगोलिक यानी सभी तरह के पहलू को बताता है। ठीक है, यहाँ पर 2 सेंटेंस दिया गया है आपका। ध्यान देना, एक चीज़ ध्यान देना कि जो आपका बुक है, बुक में जो चीज़ें बताई गई हैं बहुत ज़्यादा ही मतलब उसमें अपने भाषा में दिया गया है, इसको समझाया गया है। ठीक है, तो मैं इसको आपको अपनी भाषा में समझाऊंगी ताकि आपको इजीली ये समझ में आए। ठीक है, तो इसमें आपका बताया गया है कि विविधता विविधता क्या है। यहाँ पर 2 सेंटेंस दिया गया है आपका, विविधता और गैर बराबरी। यानी गैर बराबरी मतलब असमानता। सबसे पहले हम विविधता को समझेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे विविधता आखिर है क्या। तो आप देखिए, हमारे भारत में खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि के यानी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा विभिन्नताएं पाई जाती हैं। उसमें आप देखोगे सभी अपने आप में बहुत अच्छे हैं। विविधता का मतलब क्या है कि आप कहीं से भी आप अपने आप को हीन भावना से ना देखें। आप जैसे हैं आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आपका विविधता कहलाता है। यानी आप अपने आप को हीन भावना से ना समझें। यानी आप जो चीज़ें करते हैं, जैसे हैं आप, क्या हैं, अपने आप को अच्छा अच्छा समझें, है ना। जैसे पहनावा है आपका, देखोगे तो साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, दोनों जगह अलग अलग है। कश्मीर तो आपका नॉर्थ ईस्ट, वहाँ पर देखिए, वहाँ पर जाओ, वहाँ का पहनावा अलग है। यानी आप कहीं पर भी जाएंगे सभी जगह का पहनावा अलग है। सेम ऐसे ही आपको धर्म में मिलेगा कि वहाँ पर जो धर्म के लोग हैं, यहाँ पर ठीक वैसी भाषा की विभिन्नताएं हैं। जैसे कुछ हिंदू हैं, कुछ मुस्लिम हैं, कुछ पारसी हैं, कुछ सिख हैं, यानी कुछ ईसाई हैं। ऐसे अलग अलग धर्म के लोग हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ठीक वैसे भाषा की विभिन्नताएं हैं। आप ध्यान देना, भाषा की विविधता हमारे देश में सबसे ज़्यादा है ना। यानी यहाँ पर भाषा की अगर बात की जाए तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा भाषा की यानी लैंग्वेज की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। आप एक राज्य के अंदर जाएंगे, राज्य के अंदर भी क्या है, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। यानी अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा विविधता पाई जाती है। कई भाषा की बोली होती है, अपनी अलग अलग होती है, वो अपने अलग अलग तरीके से बात करते हैं। ओके, और आप ध्यान देना, ये खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा, ये सभी क्या है, विविधता के एक पहलू है। ओके, एक रूप है। हम आगे देखेंगे गैर बराबरी के बारे में, असमानता के बारे में। अभी हमने डिस्कस किया विविधता क्या है। ठीक, अब हम देखेंगे इसमें असमानता के बारे में। असमानता आखिर है क्या। असमानता आपका देखा जाए तो ये किसी के पास सब कुछ होना या किसी के पास कुछ ना होना, या गैर बराबरी या असमानता। यानी किसी के पास सब कुछ है, वो आसानी से अपना ज़िंदगी जी सकता है, और किसी के पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति के पास धन है, ज़मीन है, काम करने का अवसर है, और दूसरे व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है, या तो कुछ है या तो कुछ भी नहीं है। तो इसे हम क्या कहते हैं, असमानता के नाम से जानते हैं। यानी इसको हम असमानता कह सकते हैं। यानी यह असमानता का भाव है। जैसे अमीरी गरीबी, अमीर लोगों के पास पैसा है, कुछ भी कर सकते हैं, वही गरीब लोगों को कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, उनके पास ना तो पैसा है, ना ही कोई नौकरी है ताकि वो अपना आसानी से ज़िंदगी जी सकें। इसके बाद हम इसमें देखेंगे दूसरा फैक्ट जो आपका इसमें बताया गया है। ठीक है, इसमें एक फैक्ट है आपका, जाति व्यवस्था या असमानता का बहुत बड़ा कारण है जाति व्यवस्था। ठीक है, इसका ऐतिहासिक रूप भी है। आप जाति व्यवस्था को देखिए, या क्या है, आपका जन्मजात है। जैसे हमने आज नहीं, काफ़ी यानी वर्षों से चले आ रहा है, ये क्या बोला जा रहा है आपका, ऐतिहासिक। ठीक है, यानी ये काफ़ी वर्षों से चलते हुए आ रहे हैं, आपका क्या, जाति व्यवस्था, या प्राचीन काल से चलते आ रहे हैं। आप
जिस जाति में जन्म लेंगे उसी जाति के रहेंगे। ठीक है, पहले तो यह भी था कि आप उस जाति के लोग जो काम करते थे वे वही काम करेंगे, यानी उनको वही काम करना पड़ेगा। यानी आप देख सकते हो कितनी असमानता है कि पहले क्या था, अभी तो चेंजेस है। ठीक है, जैसे कोई बच्चा है, नाई के घर पैदा हुआ तो वह नाई का ही काम करेगा, चाहे वह आपका पढ़ने में अच्छा हो या फिर ना हो। नाई है तो वह नाई का काम करेगा, धोबी है तो धोबी का ही काम करेगा। ठीक है, यानी उनके पास यह ऑप्शन नहीं होता था कि भाई मैं पढ़ लिख लिया हूँ, भले मैं नाई का बेटा हूँ तो मैं नाई का काम नहीं करूँगा, मैं कुछ और करूँगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है ना, यानी वो जिस में पैदा हुए हैं, जिस जाति में, उनका जो काम का पेशा है, जो काम करते हैं, उनके जो बच्चे होंगे उनके बच्चे भी क्या करेंगे, वही काम को करेंगे। ठीक है, और यह असमानता आपका हजारों वर्षों तक यही स्थिति रहा है, जिसको हम आज भी देख रहे हैं। समाज में असमानता, गैर बराबरी का भाव कितना ज़्यादा है। आप अपने आसपास के लोगों को देखिए, आप आजू बाजू में देखिए जैसे हैं, तो आपको चीज़ें दिखने स्टार्ट हो जाएंगी कि जाति व्यवस्था, असमानता, गैर बराबरी, है ना। तो ये आपका क्या है, असमानता और गैर बराबरी के बारे में इसमें बताया गया है। इसके बाद देखेंगे इसमें हम विविधता से अलग अलग चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि विविधता है क्या। ठीक है, तो इसमें हमें अगर बोला जाए कि विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध बनाती है, या फिर हम उससे यानी अलग अलग चीज़ों के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है, हम कैसे सीखते हैं। तो आप देखिए, आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, वहाँ की भाषा अलग है। साउथ इंडिया में जाएंगे, वहाँ की भाषा अलग है। आप हिंदी को ही समझ पाएंगे, है ना, जाहिर सी बात है। आप वहाँ जाएंगे तो क्या है, आप वहाँ की भाषा तो समझ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, यानी यहाँ पर भाषा की विविधता पाई जाती है। आप अगर अलग अलग लैंग्वेज सीखने का देखोगे तो मौका मिलता है। विविधता को आप क्या समझ सकते हो, आपके लिए एक अच्छा खासा मौका होता है कि आप चीज़ें सीख सकते हो। आप जैसे हमारे भारत में देखो, कई लैंग्वेज के लोग यहाँ पर रहते हैं, है ना, तो उनकी भाषा अलग अलग है, हर जगह की, साउथ की अलग है, नॉर्थ की अलग है। तो आप इसको आप अवसर के रूप में भी देख सकते हो। ठीक है, अगर आप सीखना चाहते हो लैंग्वेज तो आपको मौका मिलता है। ऐसे यहाँ का खान पान है सेम, सभी जगह की अलग अलग है। तो अगर हम रुचि लें तो हम बहुत कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी मिल सकती है, हम सीख सकते हैं, यानी हम भाषा को सीख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, सेम वैसे खान पान को लेकर भी है। आगे देखेंगे इसमें हम भारत में विविधता के बारे में। तो भारत में विविधताओं का देश है, यानी यहाँ पर विभिन्न भाषा, धर्म, व्यवहार, यानी जो त्यौहार है, खाना आदि के आपका सभी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा विविधता पाई जाती है। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, या मैं आपको अपनी भाषा में पढ़ा रही हूँ, लेकिन जो फैक्ट दिया गया है बुक में उसको मैं लेके पढ़ा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि जो बुक में दिया गया अगर आप सिर्फ उसी को लेकर पढ़ोगे तो आप घूम जाओगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो फैक्ट हैं, जो एग्ज़ाम में आते हैं, उसको लेकर ही मैं आपको समझा रही हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, अगर आप इसको नोट करते हो तो नोट कर सकते हो, इसे आप समझ सकते हो। ठीक, यानी जो एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन, उसको आपको इसमें डिटेल समझाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, भारत में विविधता। यहाँ पर विविधताओं का देश है, यानी यहाँ पर विभिन्न भाषा, धर्म, त्यौहार, जो खाना है यहाँ पर क्या है, काफ़ी ज़्यादा अलग अलग है। ये जो चीज़ें यहाँ पर विविधता पाई जाती है, आप इसमें अगर गहराई से देखा जाए तो उद्देश्य सबका एक ही होता है, लेकिन क्या है, माध्यम अलग अलग है। ठीक है, जितने भी लोग होते हैं यहाँ पर, जैसे त्यौहार मना रहे हैं, तो उनका उद्देश्य क्या होता है, एक होता है। ठीक, लेकिन उनका जो माध्यम होता है उनका अलग अलग है। जैसे यानी अपनी आस्था को, अपने जो खुशियाँ हैं उसको क्या करते हैं, उसको जाहिर करते हैं। मतलब सभी का त्यौहार अलग है, लेकिन जो उद्देश्य है एक होता है। ठीक है, वैसी भाषा है, धर्म है, खाना है, जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, उनका सबका उद्देश्य एक होता है, लेकिन जो माध्यम है आपका अलग अलग है। ओके, हम देखेंगे आगे आपका, हम विविधता को कैसे समझें। ठीक है, इसको कैसे समझ सकते हैं हम, विविधता को दो तरीके से समझ सकते हैं, एक आपका ऐतिहासिक, दूसरा आपका भौगोलिक। ठीक है, तो ऐतिहासिक में देखेंगे कि पुराने समय में लोग अनेक कार्यों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ठीक है, यानी आने जाने के कारण क्या होता था,
एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के कारण वहाँ पर अपनी संस्कृति क्या करते थे, दूसरी जगह ले जाते थे। जैसे आने जाने के कारण होते थे, जैसे आपका युद्ध है, कभी आपके सगे संबंधी मिलना चाह रहे हैं या फिर मिलने जाते हो आप, या फिर बाढ़ है आने पर, तो इसलिए लोग आते जाते थे। और जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो वहाँ पर अपनी संस्कृति को लेकर दूसरी जगह जाते थे, ऐसे। ठीक है, यहाँ पर जैसे आप यहाँ से जा रहे हो दूसरी जगह जा रहे हो तो आप अपनी संस्कृति को लेकर जाओगे ना, ऐसा तो है नहीं अपनी संस्कृति को आप छोड़ दोगे। ठीक है, तो वहाँ पर आप जाओगे तो अपनी संस्कृति को लेकर जाओगे। तो भाषा, खान पान को लेकर जाते हैं। तो और जहाँ पर जाएंगे वहाँ की भी भाषा है, तो वहाँ की भाषा, खान पान, पहनावा, यहाँ से जाने वाले लोग वहाँ की संस्कृति को अडॉप्ट करके मिक्स संस्कृति बना देते हैं। यानी हम अपनी तो रखते ही हैं, अपनी छोड़ते नहीं हैं, प्लस वहाँ पर जहाँ पर हैं तो वहाँ की भी संस्कृति क्या करते हैं, हम संस्कृति को अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कोई यूपी का है, यूपी से आ रहा है छत्तीसगढ़, तो यूपी से अगर छत्तीसगढ़ आ रहा है तो यूपी की संस्कृति को लेकर तो आ ही रहा है छत्तीसगढ़ में, उसको तो छोड़ेगा नहीं बिल्कुल भी, है ना। आप नहीं छोड़ सकते ना, अगर वहाँ पर रहे हो तो आपको अपनी संस्कृति अच्छी लगती है। लेकिन आप छत्तीसगढ़ जाओगे तो अगर वहीं पर आप बसोगे तो आप क्या करोगे, वहाँ की जो संस्कृति है उसको अडॉप्ट करोगे, यानी क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी। ठीक है, यानी धीरे धीरे यह सांस्कृतिक विविधता यहाँ पर ऐसे फैलती चली गई है। यहाँ पर लोग आना जाना, भारत से कहाँ जा रहे हैं, फिर उधर से इधर आ रहे हैं। आप भारत में है तो आपको ईजिली सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, है ना। उसके बाद हम देखते हैं ऐतिहासिक कारण क्या है। तो ऐतिहासिक कारण में अगर देखा जाए तो किसी क्षेत्र की विविधता वहाँ के ऐतिहासिक, भौगोलिक जो कारक होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, जैसे पहाड़ी क्षेत्र के लोगों का जीवन जीने का तरीका क्या है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है। जैसे आप कश्मीर में चले जाओ, कश्मीर में, लद्दाख में, वहाँ का पहनावा काफ़ी ज़्यादा अलग है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत ठंड है। ठीक है, कृषि नहीं की जा सकती वहाँ पर क्योंकि ठंड ज़्यादा है, तो खाने का कुछ और ऑप्शन मिलेगा वहाँ पर। अब कृषि कहाँ से करेंगे, वहाँ पर ठंड है तो खाने का उनके पास ऑप्शन अलग होगा। जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध होगा तो वहाँ की कृषि भी, वहाँ पर क्या होगा, लोग कृषि के ऊपर डिपेंड होंगे, वहाँ पर क्या होगी, कृषि काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। अच्छे से एक एक करके चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जैसे लद्दाख है, केरल है, इन सब के बारे में इसमें बताया गया है आपका। ठीक है, सबसे पहले हम लद्दाख के बारे में डिस्कस करेंगे। लद्दाख के बारे में बताया गया है कि जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में है। यानी जो लद्दाख है आपका कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में। यानी इस तरीके से आप देखिए, ऐसे ऐसे ये आपका है। ठीक है, लद्दाख है, तो ये लद्दाख में क्या है आपका, ये आपका क्या है, जम्मू कश्मीर है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में आपका ये जो पूर्वी वाला भाग है ये आपका क्या है, लद्दाख है। ठीक है, यानी क्या है, ये जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में लद्दाख है। यहाँ पर एक फैक्ट और है कि पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाका लंबे समय तक बर्फ़ से ढका हुआ है। यहाँ पर जो इलाका है काफ़ी ज़्यादा आपका रेगिस्तानी इलाका है और यह लंबे समय से बर्फ़ से ढका हुआ है। यहाँ पर जो वर्षा है, खेती, पेड़ यहाँ पर बहुत कम होते हैं। ठीक है, यानी जो वर्षा होती है नहीं होती, बहुत कम है। जो खेती है, पेड़ है, यानी बहुत कम होते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ होता है। एक फैक्ट और है यहाँ पर कि आपका यहाँ पर एक पश्मीना शॉल मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आप देख सकते हो चित्र में, ये पश्मीना शॉल बुनती हुई महिलाएं हैं यहाँ पर। ये इनकी खासियत ये होती है कि पश्मीना शॉल पश्मीना ऊन से बनाई जाती है जो बहुत ही कॉस्टली होती है, और यह ऊन लद्दाख में जो स्पेशल जो भेड़ हैं पाए जाते हैं, वहाँ पर जो पाले जाते हैं, खास भेड़ होते हैं, उनसे मिलती है। ठीक है, क्या आपका पश्मीना शॉल। आप ध्यान देना, यहाँ पर जो पश्मीना शॉल है, आप अगर ईवीएस पढ़ाई हो आपको, तो उसमें आपको डिटेल में बताया गया है, यह आपका बहुत ज़्यादा ही पतला है। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है पश्मीना शॉल, क्योंकि जो भेड़ है उनका जो बाल है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है। आपकी एक बाल है आपका जैसे, तो उसका तिगुना पतला है, आप इस तरीके से समझ सकते हो। यानी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है, लेकिन जो गर्माहट है काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, पतला तो है लेकिन क्या है, काफ़ी ज़्यादा गर्म है। इसमें अब देखना, प्रत्येक परिवार के जो लोग हैं यहाँ पर गाय, बकरी एवं यहाँ पर याक, यहाँ के लोग भोजन के लिए मुख्यतः
दूध से बने पदार्थ और मांस पर आश्रित होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर खेती तो होती नहीं है, तो जो भेड़ है, जो जानवर को वो पालते हैं, उन्हीं का वो दूध पीते हैं और उसके बाद मांस पर आधारित होते हैं। ठीक है, सॉरी, आश्रित होते हैं। यहाँ पर बहुत सारी घाटियाँ हैं जिससे गुजरकर व्यापारी लोग मध्य एशिया से तिब्बत जाते थे। ठीक है, आप पढ़े होंगे, उसमें हिस्ट्री में पढ़ाई हूँ आपको कि यहाँ पर आपका जैसे बताया जा रहा है कि ये जो व्यापारी लोग हैं मध्य एशिया से कहाँ जाते थे, तो तिब्बत की ओर जाते थे। एक चीज़ याद रखना, लद्दाख के रास्ते बौद्ध धर्म क्या हुए, तिब्बत पहुँचे, और लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर करीब 400 साल पहले इस्लाम का आगमन हुआ। आज अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं को काफ़ी मौखिक संग्रह यानी तिब्बत का ग्रंथ यहाँ पर केसर सागा बोला जाता है। केसर सागा लद्दाख में प्रचलित है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और इसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही गाते हैं। यहाँ पर एक क्या है आपका केसर सागा है, एक ग्रंथ है, और यहाँ पर जो स्थानीय रूप मुसलमान हैं, यहाँ पर बौद्ध हैं, दोनों ही इसको काफ़ी ज़्यादा गाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम केरल के बारे में। केरल के बारे में देखिए, भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा राज्य एक तरफ समुद्र से घिरा है तो दूसरी तरफ आपका पहाड़ से। इस तरीके से देखिए, जैसे आपका क्या है, ये केरल है, तो केरल है ये, तो केरल में क्या है, यहाँ पर देखो केरल, तो यहाँ पर क्या है, एक पहाड़ी क्षेत्र इलाका है ये, और ये क्या है आपका समुद्री है। ठीक है, इसलिए बोला जा रहा है कि एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है तो दूसरी तरफ क्या है आपका पहाड़ी से। पहाड़ी पर विभिन्न प्रकार के मसाले उगाए जाते हैं। मसालों के कारण यह क्षेत्र आपका व्यापारियों के लिए काफ़ी ज़्यादा आकर्षित रहा है। केरल में यानी व्यापारियों के लिए काफ़ी ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बना रहा है हमेशा से। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। ठीक है, क्यों? मसाले के लिए। जो यहूदी और अरबी व्यापारी थे क्या किए, यहाँ पर केरल आए। माना जाता है कि 2000 साल पहले ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस यहाँ आए। जो ईसा मसीह के धर्मदूत थे संत थॉमस यहाँ पर आए, और भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। नाम याद रखना आपका क्या है, तो ईसा मसीह के धर्मदूत संत। धर्मदूत संत का मतलब क्या हुआ, इसको आप समझिए। धर्मदूत संत का मतलब धर्म का संदेश एक जगह से दूसरी जगह जो ले जाए। ठीक है, जो धर्म का संदेश ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उन्हें ही धर्मदूत के नाम से जाना जाता है। इब्न बतूता जो अरबी यात्री हैं, लेखक हैं, ये 700 साल पहले यहाँ पर आए और अपनी यात्रा वृतांत में उन्होंने केरल में मुसलमान समुदाय के बहुत ज़्यादा यहाँ पर इज्जत के बारे में लिखा। यानी उस समय मुसलमान के जो समुदाय थे यहाँ पर उनकी काफ़ी ज़्यादा इज्जत की जाती थी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर त्यौहार के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर जो त्यौहार है ओणम नाव प्रतियोगिता यहाँ पर मनाई जाती है। ठीक है, याद रखना, आप देख सकते हो चित्र में, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है आपका ओणम, और क्या है आपका नाव प्रतियोगिता। यहाँ पर बताया जा रहा है कि वास्को डी गामा पानी के जहाज़ से केरल पहुँचे। ठीक है, जो वास्को डी गामा थे वह केरल कैसे पहुँचे, तो पानी के जहाज़ से। ओके, उसके बाद पुर्तगालियों और यूरोप वासियों को भारत आने का समुद्री मार्ग मिला, और उसके बाद यहाँ पर केरल में चावल की खेती अधिक होती है। एक फैक्ट इसको याद रखना, काफ़ी ज़्यादा होती है। लोग अधिकतर मछली, सब्जी और चावल यहाँ पर खाते हैं। उनका जो भोजन है क्या है, तो मछली और सब्जी है जो यहाँ पर ये लोग खाते हैं, इनका ये भोजन है। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, फैक्ट है, दोनों क्षेत्र का भौगोलिक स्थिति अलग अलग है। ओके, जो दोनों क्षेत्र हैं यहाँ की भौगोलिक स्थिति अलग है। ऐतिहासिक प्रभाव एक जैसा है, यानी यहाँ पर जो आप देखोगे केरल में मसाला है, और लद्दाख में क्या है आपका ऊन। सांस्कृतिक जीवन पर इतिहास एवं जो भूगोल का प्रभाव है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पड़ता है। यानी दोनों क्षेत्र का जो भौगोलिक स्थिति है अलग है, लेकिन जो ऐतिहासिक प्रभाव है सेम है। आज भी हम देखेंगे तो हमारे जो रीति रिवाज हैं एक दूसरे से मिलते जुलते हैं रहते हैं, यानी कदम कदम पर सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है, यानी थोड़ा बहुत अलग है और कुछ कुछ सेम है। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। ठीक है, फैक्ट है ये, भारत की विविधता
या अनेकता उसकी ताकत का स्रोत माना गया। यानी आप भारत में रहते हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा विविधता है, भाषा की विविधता हर एक चीज़ की है ना, सांस्कृतिक सब हर एक चीज़ की है। तो ऐसा नहीं है ये हमारी कमजोरी है। ओके, ये क्या है, ये हमारे लिए ताकत है, जो ताकत का एक स्रोत माना जाता है। ओके, जब भारत अंग्रेज का राज था तो विभिन्न धर्म यहाँ पर, भाषा और क्षेत्र की जो महिलाएं थी, पुरुष ने साथ मिलकर यहाँ पर लड़ाई लड़ा है। ऐसे तो नहीं है ना कि एक ही धर्म के लोग थे, एक ही जाति के थे जो युद्ध लड़े, जो जीते, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर क्या है, कई धर्म के यहाँ पर लोग थे, उनकी भाषा है, जो कई धर्म मतलब कई क्षेत्र की महिलाएं थी यहाँ पर, पुरुष ने साथ में मिलकर यहाँ पर लड़ाई लड़ा और जीता है। स्वतंत्रता आप देखोगे तो संग्राम के दौरान उभरे गीत हैं यहाँ पर, और चिन्ह की विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। ओके, यहाँ पर जब भारत में देखोगे यहाँ पर कि जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पर वहाँ पर एक गीत उभरा था, और उसके बाद यहाँ पर चिन्ह है, वहाँ विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। यहाँ पर देखिए एक टैग लाइन है, अनेकता में एकता का विचार किसने दिया था, अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो अनेकता में एकता का विचार याद रखना है, आपका नाम नेहरू जी ने दिया था। ठीक है, एग्ज़ाम में पूछ सकता है, इस चीज़ को ध्यान देना है। ठीक है, आप सुने ही होंगे, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान है, जो भारतीय एकता की पहचान को दर्शाता है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, आपका एक चैप्टर 1 था जो विविधता की समझ को बताया गया है, विविधता क्या है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा। आप अगर भारत के बारे में जानते हैं तो आपको सारी चीज़ें ईजिली समझ में आएंगी। ठीक है, पॉलिटी कुछ नहीं है, आपको बस चीज़ों को समझना है। भारत को समझोगे तो आपको चीज़ें ये समझती अच्छे से चली आएंगी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मैं ये नहीं बोलूँगी ईजी है, नहीं ना ही बोलूँगी टफ़ है ना। आप अगर समझते हो चीज़ें तो आपको ये ईजी लगेंगी। ओके, तो हम आपका चैप्टर 1 हम कंप्लीट किए, आपका चैप्टर 2 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।